Hello there, everyone. Welcome to Gate Academy. Or before going into the topics, we will be discussing some important things with you all guys. हमारे पास आरआरबी जेई का सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 आप देख सकते हो स्क्रीन पे 777 का है ना। जो भी अगर आपको टेक्निकल का सारे सब्जेक्ट्स एंड आपके एप्टीट्यूड हो गए, रीजनिंग हो गए, जो भी आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस हो गए, उनका सारा डिटेल लेक्चर इस कोर्स में है और बहुत ही चीप प्राइस में है। जो लोग सीबीटी 1 की तैयारी करना चाहते हैं, केवल जिनका टेक्निकल हो रखा है, ठीक है, जैसे आपका टेक्निकल हो रखा है, आपने पहले से तैयारी कर रखी है, तो उसके लिए आपका ऐसा थोड़ी है ना कि आप फिर से सीबीटी 2 का ही पैसा दो। तो आप सीबीटी 1 में आप जाके इनरोल हो सकते हो, 499 का है, इसमें जीएसटी इंक्लूसिव है, ठीक है। 499 और 777 के अलावा आपको कुछ भी पैसे नहीं खर्च करने हैं। और काफी उम्दा कोर्स है, काफी बच्चे लेकर इससे लाभान्वित हैं। और आपको भी ये काम करना चाहिए कि अगर आप आरआरबी जेई के लिए सच में बहुत सीरियस हो, तो देखिए 22 लाख फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है, 22 से 23 लाख ऐसा कुछ डेटा है। अगर 23 लाख में क्या सभी सीरियस हैं? नहीं, सभी सीरियस नहीं है। सीरियस वो है जो एक डेडिकेटेड कोर्स के साथ ही पढ़ाई करेगा और एक कोई अच्छी कोचिंग के साथ नाम जोड़ेगा, और उसके बाद या फिर खुद से ही सेल्फ स्टडी एट सेलेक्टेड और एक जो होता नहीं है स्टैंडर्ड सेट ऑफ लेक्चर्स देखेगा या स्टैंडर्ड सेट ऑफ नोट्स से पढ़ेगा, तो सिलेक्शन वहीं से होता है। ये यूट्यूब में इधर उधर बफर करने से, इधर उधर जंप आउट करने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को आप लोग जानते होंगे अच्छे से, और नहीं जानते तो समझ लीजिए। तो सीबीटी 2 में हमारे पास सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, है ना। सारा सारा सब्जेक्ट का बहुत ब्रीफली कवर्ड है, बहुत सारे लेक्चर्स हैं। आपको जो देखना है, हमारे पास दो सेक्शन है, एक प्रेफर्ड सेक्शन है, एक सेकंड ऑप्शन है। तो प्रेफर्ड सेक्शन में ऐसा है कि हमारे पास जो बच्चों को ज्यादा प्रेफर्ड है, जो बच्चों को ज्यादा समझ में आया, वैसे भी लेक्चर्स हैं। और कुछ जो सेकंड ऑप्शन है वो भी प्रेफर कर सकते हैं। रीजनिंग की सारी डेट क्लास अवेलेबल है हमारे पास। और समय समय पर करंट अफेयर्स भी हम अपडेट करते रहें, ठीक है। तो अभी 17,900 पोस्ट है। आई होप कि ये 3,000 पोस्ट और बढ़ने वाली है, जहां तक मेरी खबर है। तो इस चीज को अकाउंट करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास गेट 2025 का भी एक काफी अच्छा कोर्स है, गेट 2026 का भी आप देख सकते हो, 4444 का कोर्स है। और गेट 2027 का भी कोर्स है, 6666। गेट 2025 का हमारे पास 2222 में है। तो जो बच्चे अगर बहुत ही चीप प्राइस में और बहुत ही अच्छे से तैयारी, बहुत ही क्वालिटेटिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो गेट एकेडमी के साथ आप ये कोर्स एनरोल करें और अपने तैयारी को एक बहुत अच्छी धार दें। एंड आई होप कि अगले साल आप अच्छे से एक सिलेक्शन लेके आए और 2025 आपके लिए सफलता का वर्ष हो, और 2024 जो लोग एसएससी जेई सीबीटी 2 का दे रहे होंगे, तो उनके लिए 2024 के एंड तक रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। तो गेट 2027, और इसके साथ एक बहुत जरूरी सूचना आप सबके लिए कि गेट फ्री स्मार्ट कोर्स एंड डोपामीन कोर्स विद गेट 2026 एंड 2027 वाले कोर्स, मतलब ये 4444 कोर्स के साथ और 6666 कोर्स के साथ स्मार्ट कोर्स और डोपामीन कोर्स दोनों ही अवेलेबल पूरे मुफ्त है, ठीक है। तो आप इसको जाके एनरोल कर सकते हो। आप जाके हमारे ऐप बाई आउट कर सकते हो, ऐप चेक कर सकते हो, वहां पे आप जाके देख सकते हो। इवन यू कैन गो टू अवर वेबसाइट, और डिस्क्रिप्शन लिंक में सारा कुछ अवेलेबल है, तो आप जाके रेफर कर सकते हो। इसके साथ ही आरआरबी जेई और एसएससी जेई का 777 में हमारे पास कोर्स अवेलेबल है फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी जेई 2025, राइट। तो आपको अच्छे से आप तैयारी करो, बहुत अच्छा समय है वैकेंसी का, है ना। आपको हर चीज आने वाली है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग 777 रुपीज में, अगर आप फाइनल ईयर कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर आप फाइनल ईयर कैंडिडेट हो एंड आपको करनी है कैंपस की तैयारी, कंपनी आ रही होंगी, कुछ प्राइवेट कंपनीज आ रही होंगी या फिर कोई भी कंपनी आ रही होंगी, ठीक है, तो आप जाके इवन एमटेक वाले भी कुछ लोग एनरोल हो सकते हैं इसमें। एमटेक वाले को ये सब जो एमटेक कर रहे होंगे, या उनके पास अगर कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग करना होगी, क्या क्या कैसे कैसे चीजें प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं, क्या क्या चीजें बोलनी होती है, तो ये सारा चीज इस कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग में है, मात्र 777 रुपीज में। ऑल स्टेट एई एंड जेई इस साल और अगले साल एई और जेई वैकेंसीज की बहुत भरमार है। एंड यू आर वेरी लकी टू हैव इन दिस ईयर, समझे। बहुत लकी है आप कि आपके सामने ये वैकेंसी आ रही है।
अदरवाइज अभी तो 2-3 सालों से कोविड आया और ये सब आया तो ज्यादा वैकेंसी कुछ आई नहीं, बट अब देखिए आरपीएससी एई हमारे पास, यूपीपीएससी एई की भी खबर आ रही है कि सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा। ठीक है। एंड उसके बाद अभी एमपीपीएससी एई की बात हो रही, बीपीएससी एई का कुछ प्राइवेटाइजेशन वाला कल्चर चल रहा है, बट आई होप कि उसका भी निर्णय हो जाएगा कि मे बी सरकार कुछ डिसीजन ले इंजीनियरों के पक्ष में। तो ये सब सारा चीज आप लोग देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेट का एई का वैकेंसी बहुत ज्यादा प्रीसियस, और मतलब डायरेक्ट आपको एसडीओ की पोस्ट मिलती है, जो रोले वाली जॉब होती है, तो वो बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी तैयारी करेंगे, तो समझ लीजिए कि ऐसे लोगों का कभी सिलेक्शन नहीं होता है। इतना तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है कि जैसे वैकेंट नोटिफिकेशन आएगा और वैसे ही तैयारी करेंगे, तो नो एज, आपको कोई एज नहीं मिलता है। ठीक है। एंड आप बहुत परेशान हो जाओगे, 3 महीने में एग्जाम ले लेगा। सरकार का चीजें हैं निर्धारण, उनका अलग तरीके से होता है, तो आप जानते होंगे सबकी। 3 महीना लेगा कभी एग्जाम, कभी अभी अभी बीपीएससी यही वाला आया, आई थिंक जुलाई में आया, सितंबर में एग्जाम ले रहा था। अब मान लीजिए सितंबर में एग्जाम ले लेता, मे बी अभी तो नवंबर में पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, अगर नवंबर में पोस्टपोन कर दिया, नहीं करता तो सितंबर में ही होता। और अगर नोटिफिकेशन के चक्कर में बैठे रहते तब तो फिर भाई फॉर्म तो भर नहीं पाते ना। तो दिस इज द इशू, दीज आर द थिंग्स। ठीक है, तो आप इसको अकाउंट करके रखो, एक समझदार आदमी हर चीज पहले से तैयार करके रखता है। ठीक है। स्मार्ट कोर्स एंड डोपामिन 555 कॉम्बो हमारे पास 999 में अवेलेबल है। ईएससी नॉन टेक का 777 में। ईएससी नॉन टेक में क्या है कि अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, काफी अच्छे समय नॉन टेक में अब हाथ लगाने का। ठीक है, अभी समय कुछ नहीं गया है। एंड जो भी कर रहे होंगे, एंड कर रहे मतलब नॉन टेक तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए 2-3 महीने पहले। ठीक है, अगर नॉन टेक को आप धार देना चाहते हैं, कई चीजें नहीं समझ में आती, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, ठीक है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, तो ये सारा चीज अगर आपको रिवाइज करना है, तो इतने सस्ते कॉम्बो में एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा। आप वीडियो 1.5x और 2x में देखोगे तो सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा, काफी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। गेट सब्जेक्ट वाइज कॉम्बो हमारे पास अवेलेबल है ना। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज कुछ सब्जेक्ट्स आपने कर रखे हैं, जैसे सॉइल कर रखा है, आपने एफएम कर रखा है, देन व्हाट इज द नीड ऑफ बाइंग फॉर परचेजिंग द कोर्स फॉर सॉइल एंड एफएम, इजंट इट लॉजिकल, है ना। तो इसी के लिए सब्जेक्ट वाइज कॉम्बो भी हमारे पास अवेलेबल है। आप जाइए हमारे वहां पे कॉन्टैक्ट नंबर बात करिए, नहीं तो वेबसाइट पे जाओ। ठीक है, वहां पे आपको सारा चीज पता चलेगा। चलिए आइए देखते हैं आगे आपके पास और क्या क्या है। ठीक है, आप देख सकते हो कि गेट अकेडमी आपके लिए क्या क्या कर रहा है। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, डिटेल्स है ना, फॉर 2025 के लिए। अब तो गेट में टेस्ट सीरीज लगाने का समय है, अभी नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, बेसिक लेवल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, एडवांस लेवल, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। हर एक टेस्ट को गेट में, गेट एग्जाम को अगर आपको अच्छे रैंक के साथ निकालना है, अच्छे आईआईटी से एमटेक करना है, अच्छे एनआईटी से एमटेक करना है, तो आपको आपकी प्रिपरेशन को आपको टेस्ट से देना होगा। बिना टेस्ट दिए ये बात आप जान लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझिए कि बिना टेस्ट सीरीज में हाथ लगाए और 3-4 कोचिंग से, एक कोचिंग का क्या होता है, अगर आप एक ही कोचिंग का लोगे तो उसमें पैटर्न एक ही रहता है उन सबका, कि वो लोग एक बड़े चंक से क्वेश्चन लेते हैं और वहीं से वो लोग करते हैं। ऐसे ही आपको 3-4 कोचिंग का टेस्ट सीरीज लेना चाहिए बच्चों। ठीक है, बिना आपको वेरिड एक्सपीरियंस होने बिना नहीं होगा, तो आप कैसे हैंडल करोगे। तो वो सब सारा चीज आपको ये टेस्ट सीरीज ही एज देगी। तो बिना टेस्ट सीरीज के तो आप बैठ के अगर जाओ, अगर बैठोगे एग्जाम में, तो आई डोंट थिंक दैट, सॉरी टू से, बट आई डोंट थिंक दैट कि आप रैंक ले आ पाओगे। अच्छी क्वालिफाइंग नंबर आ सकते हैं, बट रैंक अच्छी तभी आएगी जब 3-4 टेस्ट से गो थ्रू हो। राइट, तो ये सब आपको अकाउंट करना है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बेसिक लेवल 10 टेस्ट है, आप देख सकते हो। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एडवांस लेवल 10 टेस्ट है। मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट है, 10 टेस्ट है। चैप्टर वाइज टेस्ट है, 100 टेस्ट। चैप्टर वाइज टेस्ट 100 टेस्ट, प्लीज नोट इट। फुल लेंथ मॉक गेट पूरा है 10 टेस्ट, है ना। तो इसको आप अकाउंट करके रखो। इसके साथ गेट सिविल की पीवाईक्यू की ई बुक भी अवेलेबल है हमारे पास। प्राइस है 222 में। ठीक है, और प्लस जीएसटी इसमें अलग से। गूगल ई बुक का डिस्क्रिप्शन लिंक में है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आरसीसी एंड स्ट्रक्चर एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जनरल एप्टीट्यूड, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है इस पीवाईक्यू की वॉल्यूम बुक में। ठीक है, और आप देख सकते हो कि 38 ईयर्स का, ये बहुत बड़ी बात है, नॉर्मली इसको लोग प्रोवाइड नहीं करते। 38 ईयर्स का जो ये यहाँ पे है ना चंक,
ये बहुत जरूरी है कि आपको वेरिड एक्सपीरियंस से गो थ्रू होना पड़ेगा, बिकॉज आप, मैं मानता हूं कि अगर आप टेस्ट सीरीज लगाओगे और पीआईक्यू लगाओगे, आप, अगर आप उसको, मतलब क्या कहूंगा मैं, रटना तो नहीं चाहिए, बट इतना आप गो थ्रू हो जाओगे अगर, कि आप टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू अच्छे से कर रहे हो, तो आपके 50 नंबर तो कहीं नहीं गए। अगर आप केवल पीवाईक्यू कर रहे हो ढंग से एंड यू आर मगिंग अप ऑल द फॉर्मूलाज, देन 30 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, तो इसको भी एक आप अकाउंट करके रख सकते हो। गेट सिविल पीवाईक्यू वॉल्यूम 2 है ना, तो यहाँ भी 38 ईयर्स का है। इसकी भी प्राइस 222 है। इसमें क्या क्या है वॉल्यूम 2 में? जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी है, इरिगेशन इंजीनियरिंग है। तो ये सारा चीजें आप देख सकते हो कि 800 पेजेस में लगभग अवेलेबल है। तो कहने का मतलब यही है कि काफी अच्छा सब डिजाइन है। 38 ईयर्स में टॉपिक वाइज सब कुछ दिया हुआ है, आप देख सकते हो टॉपिक वाइज प्रीवियस 38 ईयर्स, तो यू कांट इसको टेक आप लाइटली नहीं ले सकते, काफी क्वालिटेटिव कंटेंट है। इसी के साथ जनरल एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स से क्या कहा जाए बच्चों? अगर आप न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, ये सारी चीज कर रहे हैं, एंड इसके साथ आप मैथमेटिक्स भी कर रहे हो साथ में, तो 30 नंबर तो आपका कहीं नहीं गए। एक तो पीवाईक्यू लगा लोगे, और केवल पीवाईक्यू अगर लगा रहे हो तो 30, अगर मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड प्लस सिविल इंजीनियरिंग का ये जो दो पीवाईक्यू लगा लिए, तो हमको नहीं लगता कि 45 नंबर आपके कहीं गए हैं। मैं एकदम रॉ फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, काफी तैयारी किया हूं मैं भी, और तो मैं जानता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। अगर आप इतना कर रहे हो तो बहुत है। तो ठीक है, फिर चलिए बढ़ते हैं आगे के सेशन की ओर। हम बात कर रहे थे प्रीवियस सेशंस में, आप देख सकते हो हमारे जो प्रीवियस वीडियोस की जो सीरीज है, उसमें हम बात कर रहे थे इन्वायरमेंटल के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो बनते हैं और जहां से इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो हमने ये टॉपिक्स डिस्कस कर चुके थे। वाटर डिमांड एंड इट्स सोर्स के बारे में मैंने इसका बहुत बार रिवीजन करवाने का आप लोग को प्रयास करवाया है। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग फाइव डिमांड फॉर्मूले के बारे में सारा हम लोग डिस्कस करें, कि कुचलिंग फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीमैन, बोस्टोन, ये सब के बारे में, ये सबसे सवाल बनते ही बनते हैं। उसके बाद मैक्सिमम डेली डिमांड, एवरेज डेली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड, ये सब सारा चीज आपको याद करना है। जो भी चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना बच्चों, वो आपको याद करनी ही करनी है। अगर आप ऐसे करके जा रहे हो तो अपने आपको हर्डल में डाल रहे हो। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स के बारे में, कितने तरह के मेथड्स होते हैं, एग्जाम में जाने से पहले इसका एक न्यूमेरिकल जरूर लगाओगे, ये मैंने आपको मेंशन कर दिया है। ठीक है, okay, I hope that there is no problem at all in doing all these things, and मैक्सिमम डिमांड, ये सब चीजें आरआरबी जेई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राइट, आरआरबी जेई के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सब। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि क्या हो रहा है, तो एवरेज डेली डिमांड हो गया, मैक्सिमम डेली डिमांड हो गया, एंड इसका ये पूरा फॉर्मुलेशन आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग मैक्सिमम आवरली डिमांड पे जाएंगे, कि वो क्या कह रहा है, ये सारा रेशियो आपको पता होना चाहिए कि ये सब क्या कह रहे हैं। इसके बाद पॉपुलेशन एंड पीक फैक्टर का रिलेशनशिप क्या है, कितना उसका है रिलेशन। ठीक है, अगेन कमिंग टू द नेक्स्ट पैरामीटर, फिजिकल पैरामीटर, इसमें क्या क्या तरह के फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं। केमिकल पैरामीटर्स के बारे में हमने डिस्कस किया, टीडीएस हो गया, रियलिटी हो गया, पीएच हो गया। देखिए ये सब आपको याद करना है, ठीक है, बिना याद किए कल्याण नहीं होगा आप लोग का एग्जाम में, देख लीजिएगा। बायोलॉजिकल पैरामीटर, एमपीएन टेस्ट फेजेस, प्रिजम्पटिव, कंफर्म टेस्ट, कंप्लीटेड टेस्ट, दिस ऑल थिंग्स यू शुड नो। MPN calculation by MPN table by Poisson distribution, Thomas equation. Okay, you have to go through all these things. Water treatment, वाटर ट्रीटमेंट मेथड्स में आप लोग देखोगे तो स्क्रीनिंग है, प्री क्लोरिनेशन, एरेशन है, सेडिमेंटेशन है। इसके बारे में हमने सारी चर्चा करी थी प्रीवियस लेक्चर्स में। स्क्रीनिंग, प्री क्लोरिनेशन, एरेशन, सेडिमेंटेशन। ऑलराइट, कोगुलेंट क्या होता है, कोगुलेंट कौन कौन से तरह के होते हैं, देखिए मैंने लिखवाया है कि आपको डोज रिलेटेड न्यूमेरिकल करके ही जाना है एग्जाम में। ठीक है, आप कोई भी पीवाईक्यू उठाओ या फिर कोई भी आपका क्वेश्चन का सेट उठाओ, जहां पे ये सब सारी चीजें होंगी, तो आप वहीं से वो सब करोगे। ठीक है, इसके साथ ही मैंने आपको लिखवाया कि पीएच रेंज क्या होता है। पीएच रेंज क्या है, कोगुलेंट क्या है, ये सब के बाद मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन क्या कह रहा है, फिल्ट्रेशन क्या हो रहा है, कितने तरह के फिल्टर हैं, ग्रेविटी फिल्टर है एंड प्रेशर फिल्टर है। ग्रेविटी फिल्टर है सिंपली स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर। ठीक है, तो ये सारी चीज आप लोग देखोगे। इनका डिफरेंशिएशन, बहुत डिटेल डिफरेंशिएशन आप लोग को पढ़ना है। आरएसएफ में, रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन में कौन कौन से प्रॉब्लम्स, इश्यूज फेस होते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है।
डिसइंफेक्शन में कौन कौन से मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन होते हैं? क्लोरिनेशन, प्लेन क्लोरिनेशन, प्री क्लोरिनेशन, सुपर क्लोरिनेशन, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। ठीक है, यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जेई पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को मेरी बात नहीं समझ में आ रही है तो मैं पीवाईक्यू उठा के आप लोग को दिखाऊंगा। वाटर सॉफ्टनिंग, टेम्पररी, परमानेंट हार्डनेस, ये सब चीज पता होना चाहिए। टेम्पररी को हम लोग कैसे रिमूव करते हैं, परमानेंट को कैसे रिमूव करते हैं। ओके, परमानेंट को रिमूव करने के हमारे पास कौन कौन से मेथड है? लाइम सोडा है, जियोलाइट है, एंड डीमिनरलाइजेशन है। माइनर ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं एक्टिवेटेड कार्बन से एंड समटाइम्स विद ओजोन ऑल्सो। फ्लोरिडेशन को हम लोग देखते हैं, डीफ्लोरिडेट फ्लोरिडेशन का प्रिंसिपल हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे थे लेआउट और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे, कि कौन कौन से तरह के लेआउट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। इससे डायरेक्ट एमसीक्यू आप लोग से पूछा जाता है। डेड एंड सिस्टम, ग्रिड आयरन सिस्टम, रिंग सिस्टम, रेडियल सिस्टम। पाइप अप्रेंटिसेस के बारे में लोग पूछते हैं कि स्लुइस वॉल्व क्या होता है, वेरियस तरह के वॉल्व्स क्या होते हैं। एयर रिलीफ वॉल्व हो गया, चेक वॉल्व हो गया, स्काउर वॉल्व हो गया, प्रेशर रिलीफ वॉल्व हो गया, फुट वॉल्व हो गया, बटरफ्लाई वॉल्व हो गया। इन सब का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके पास होना चाहिए। एंड आई एम कमिंग विद द लेक्चर्स ऑफ दोज थिंग्स। प्रेशर पाइप, मेटल पाइप, नॉन मेटल पाइप, जॉइंट्स कितने तरह के होते हैं मेटल पाइप में, इससे डायरेक्ट जो हो ना एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पे, हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक ऑफ द एनवायरमेंटल। बहुत लोगों को इसमें दिक्कत भी होती है, किन चीजों पे दिक्कत होती है और कहाँ से सवाल बनते हैं वो मैं बताऊंगा। कि अगर आप सीवेज ट्रीटमेंट कर रहे हो, सीवेज सीवेज ट्रीटमेंट में आपको पहले रिएक्शन काइनेटिक्स जो होता है नहीं है, ये वाला फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एल टी इज इक्वल टू एल नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। इससे तो न्यूमेरिकल पक्का है, आपको पता होना चाहिए। बीओडी का सारा प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए गाइस। ओके, बीओडी अल्टीमेट क्या हो गया, बीओडी सॉरी बीओडी 5 डेज क्या हो गया। ओके, यू हैव टू नो ऑल द बेसिक डिटेल्स एंड गाइडलाइंस ऑफ। ठीक है, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। बीओडी 5 डेज का क्या होता है, बीओडी 3 डेज का क्या होता है। एंड अगेन आपको डीऑक्सीनेशन कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज आप लोग देखोगे। ऑक्सीजन डिफिसिट क्या होता है, ये बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी में आपको बता दे रहा हूँ जो कि बहुत पूछे जाते हैं। ऑक्सीजन डेफिसिट, ऑक्सीजन डेफिसिट हो गया। मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ प्योरिफिकेशन। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डायरेक्ट एमसीक्यू आता है आपके पास। ठीक है, एंड उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आता है, डाइल्यूशन फैक्टर पे न्यूमेरिकल आएगा। डाइल्यूशन फैक्टर पे न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, और इसके एक टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट, तो उससे बहुत आता है। जैसे कि अगर 500 डाइल्यूशन फैक्टर है तो क्या कौन से हम लोग प्रोसेस कैरी ऑन करेंगे। अगर 300 से 500 के बीच में है तो हम लोग कौन सा प्रोसेस कैरी ऑन करेंगे। 150 से 300 के बीच में है तो कौन सा प्रोसेस कैरी ऑन करेंगे। अगर 150 से कम है तो हम लोग कंप्लीट ट्रीटमेंट देते हैं। तो ठीक है, तो ये सारा चीज आपको याद करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना तो इंपॉर्टेंट आपको करना ही करना है। दो तरह के होते हैं, एक यूनिट प्रोसेस होता है, एक यूनिट ऑपरेशन होता है। आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए इसमें। यूनिट प्रोसेस क्या होता है और यूनिट ऑपरेशन क्या होता है। ओके, यू डोंट हैव टू कंफ्यूज द थिंग्स, आपको पता होना चाहिए कि यूनिट प्रोसेस एंड यूनिट ऑपरेशन क्या होता है। इसके बाद हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पे आते हैं कि वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं जो हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में करते हैं। बायोलॉजिकल क्या क्या, आपके पास यूनिट प्रोसेस होते हैं ना केमिकल में, तो यूनिट प्रोसेसेस में क्या क्या होता है। एक होता है हमारे पास सस्पेंडेड, एक होता है हमारे पास अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम, एक होता है हमारे पास सस्पेंडेड, उसमें डाला हुआ सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, राइट। अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर, ट्रिकलिंग फिल्टर पढ़ते हैं, बायो टॉवर्स पढ़ते हैं, राइट, आरबीसी पढ़ते हैं, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स। ये सब सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। बट इन द केस ऑफ सस्पेंडेड वी स्टडी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। ओके, एरेटेड लगून्स के बारे में हम लोग देखते हैं, ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड पॉइंट के बारे में हम लोग देखते हैं, एरेटेड लगून।
एंड ऑक्सीडेशन बॉन्ड। तो ये सारी चीजें आप लोग हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए। अगेन आपको ये पूरा सिस्टम पता होना चाहिए कि जो आपका स्क्रीनिंग से लेकर स्क्रीनिंग हो गई पूरा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ग्रिड चैम्बर हम लोग डालते हैं, ग्रिड चैम्बर है ना, फॉर इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स को रिमूवल के लिए। उसके बाद स्कीमिंग टैंक टू रिमूव ऑल द काइंड्स ऑफ स्कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीज के बारे में आपको पता रहना चाहिए। स्कीमिंग टैंक क्या हो गया, स्कीमिंग टैंक के बारे में हम लोग पीएसटी के बारे में पढ़ते हैं। पीएसटी हो गया, बायोलॉजिकल यूनिट हो गया। प्री सेडिमेंटेड टैंक हो, प्री सेडिमेंटेशन टैंक बोलते हैं पीएसटी को। उसके बाद हम लोग सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक हो गया। उसके बाद इसको एफ्लुएंट एग्जिट कर देते हैं, है ना। और अगर इन द केस हमें और भी कुछ करना है तो हम लोग फर्दर यहाँ पे प्रोसेस लगाते हैं। स्लज हो गया, ठीक है, यहाँ पे स्लज ऐसे जाएगा, सेकेंडरी साइड स्लज थिकनर है हमारे पास। तो वेरियस आपको थोड़ा सा एक बार गो थ्रू करना है सारे कॉन्सेप्ट्स पे, राइट। आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पे एक बार गो थ्रू करना होगा। स्लज थिकनर का क्या काम है, अगेन आपके पास स्लज डाइजेस्टर क्या करता है। ठीक है, ये सारा फंडामेंटल्स आपको पता होना चाहिए। स्लज डाइजेस्टर क्या करता है, ड्राइंग बेड क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ड्राइंग बेड, अगेन व्हाट वी डू आफ्टर द एक्शन ऑफ ड्राइंग बेड, अगेन वी सेंड इट टू प्री सेडिमेंटेशन टैंक। सो यू शुड नो ऑल दीज बेसिक थिंग्स, है ना। सबका आपको टाइमिंग पता होना चाहिए कि डिटेंशन टाइम, व्हाट इज द डिटेंशन टाइम ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज। ओके, यू हैव टू मग अप ऑल द डिटेंशन टाइम, कि डिटेंशन टाइम अगर स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो कितना जा रहा है, ग्रिड चैम्बर में हम लोग कर रहे हैं तो 30 से 60 सेकंड तक उस पे ग्रिड चैम्बर पे डिटेंशन टाइम रहता है, राइट। एंड उसके बाद अगर हम लोग सेकेंडरी सेकेंडरी सेडिमेंटेशन की बात करें तो 1.5 से 2 घंटे रहते हैं। ठीक है, तो उसको आप लोग एनालाइज करना, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू जस्ट हैव टू गो ऑन द थ्रू द थ्योरी। पूरा थ्योरी आपको पढ़ना है, पूरी थ्योरी। रीड theory of all, okay, so need not to worry about it, just mug up it, है ना। थोड़ा सा आपको समझना है, आप जाइए, बहुत बढ़िया से एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक चीज समझाई गई है। एंड आई होप कि आपको पसंद आए, और पसंद आएगा ही आएगा, मैं खुद पढ़ा हूं, मैं जानता हूँ। तो ये सारी चीजें, रीड थ्योरी ऑफ ऑल, है ना, आपको ये सारा चीज पता होना चाहिए। इसके नोट्स से प्रिपेयर कर लो, ज्यादा इसमें डिटेल न्यूमेरिकल नहीं आते, न्यूमेरिकल जहां से आते हैं मैं आपको बताऊंगा। न्यूमेरिकल मैंने आपको बता चुका है कि पहले स्टेजेस में न्यूमेरिकल वहां से बनते हैं। उसके बाद हम लोग वेरियस स्टेजेस पे बातें हैं। उसके बाद हम लोग सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक है, ट्रिकलिंग फिल्टर पे थोड़ी बात कर लेंगे। ट्रिकलिंग फिल्टर क्या, कैसे उसका एक्शन होता है, ट्रिकलिंग फिल्टर क्या करता है, आईएमएफ टैंक क्या, आईएमएफ टैंक क्या होता है, कौन सा सिस्टम उसमें एरेटेड होता है, कौन सा एनारोबिक सिस्टम होता है। उसके बाद हम लोग सेप्टिक टैंक, आजकल बहुत पूछा जा रहा है, सेप्टिक टैंक का सारा डायमेंशन, इसका भी डायमेंशन, इसका भी डायमेंशन, ओके। डायमेंशन आपको पता करना है, बिकॉज पिछले बार पूछा गया था कि सेप्टिक टैंक में, जैसे कि यहाँ तक सेप्टिक टैंक भरा है, तो बोला गया था कि यहाँ पे फ्री बोर्ड कितना है, तो कितना है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका फ्री बोर्ड कितना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको पढ़ना होगा। अगेन कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, आपको ये पता करना कि आगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आपको पता करने होंगे, जैसे कि एरेशन टाइम क्या होता है, एरेशन टाइम क्या होता है। अब हम लोग आगे हैं एक्टिवेटेड, एएसपी, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस पे, ठीक है। एरेशन टाइम क्या होता है, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट क्या होता है, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स में वही देख रहा था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज डिप्लोमा वाले डर जाएंगे बच्चे की, अगर वो सब तो पढ़े नहीं है, बट मैं ये देख रहा था स्लज वॉल्यूम इंडेक्स है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको पढ़ना होगा। रिसर्कुलेशन रेशियो है, बहुत पूछा गया है, रिसर्कुलेशन रेशियो पूछा गया है। तो यू हैव टू गो थ्रू इन डिटेल, ये आपको चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सीवेज ट्रीटमेंट ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका तो सारा कुछ आपको पढ़ना है, और इसके न्यूमेरिकल लगाने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सारा चीज है, आपको गो थ्रू करना है। एंड उसके बाद आपको आगे आना है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही है। एंड तब तक के लिए सी यू, मिलते हैं अगले सेशन में।